एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और जो हमारी गोल्डन रूल्स की सीरीज चल रही है, आज है 21 to 30 जो है वो आप लोगों की रूल्स जो है श्रृंखला चलेगी। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है कि आपको अच्छी लग रही है सीरीज़, और यकीन मानिए कि जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट होगी बहुत हद तक आप 70 से 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि ये 100 गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप इन्हें लिख के और इन्हें लगाना शुरू करेंगे तो आप बहुत हद तक जो है स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आज हमारी 21 से 30 तक की रूल्स की सीरीज़ है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा जो बैच जो यूपीटीजीटी के लिए और पीजीटी का बैच जनवरी में लॉन्च होगा। यूपीटीजीटी का बैच जो है वो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो यूपीटीजीटी का बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएलटी का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नंबर 7895937338 पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके और अपनी क्वेरीज वहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं और हम उस पर आपको जवाब भी देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को रूल जो है वो बताना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ से आज से हमारा रूल नंबर 21 जो स्टार्ट हो रहा है वो मैं आप लोगों को एक एक करके रूल नंबर बताना चाहिए। तो ये है हमारा रूल नंबर 21। तो सबसे पहले रूल नंबर 21 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि एक प्रोनाउन के पार्ट में आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा होगा कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द बेटर, तो देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन गलत होने का रीजन ये है कि अगर चॉइस बतानी है, चॉइस बताने के लिए चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग, विच यूज करते हैं, चॉइस बताने के लिए चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग, विच यूज करते हैं। जैसे ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द बेटर, तो यहाँ पर दो सिस्टर्स में चॉइस पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, है विच जो है वो आएगा। ठीक है जी। तो पहला रूल हुआ आपका रूल नंबर 21 कि जब भी कभी चॉइस बतानी होती है तो हम हु यूज नहीं करते हैं, विच यूज करते हैं। स्क्रीन के आगे से अभी हट जाऊंगी। और एक और जरूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि देखिए, वैसे तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है ये करिए या वो करिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहली बात, मैं जीआईसी मेंस के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जीआईसी मेंस में अगर आपका हाथ लिखने में अच्छा नहीं है तो भैया हाथ अच्छा करिए। दूसरी बात है, रेडीमेड नोट्स को अगर आपने रेडीमेड नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो उन्हें भी लिखकर देखना बहुत ज़रूरी है। किताब मैं आपको बता रही हूँ, एक डॉक्टर टी सिंह की किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, क्वेश्चन आंसर मेथड में वो दी हुई है। वो किताब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप उस किताब को खरीद के उसमें क्वेश्चन आंसर जो लिखे हुए हैं एज वाइज लिखे हुए हैं, जैसे कि उसमें बताया हुआ है ड्राइडन के बारे में, उसमें दिया हुआ है चौसर के बारे में, चौसर के कैरेक्टर स्केच, चौसर के जो उन्होंने उनकी जो कंटेम्प्रेरी जो फीचर्स थे और जो उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, ये सब उन्होंने उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा है। इसके अलावा और जैसे वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, ये सारे उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसे देख सकते हैं। ये एक रेफरेंस बुक मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक डॉक्टर रंजीत सिंह ने अपनी किताब जो है वो निकाली है जीआईसी मेंस के लिए, आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं, लिख लिख के देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता सिवाय आपके।
आपको खुद ही लिखना। आप अगर किसी से कोचिंग ले भी लेते हैं तो क्या आपकी कॉपी चेक हो जाएगी? आप मुझे ये बताइए। दूसरा आपको नंबर दे देगा? नहीं। तो इसलिए उसकी कोचिंग मत लीजिए। अगर आपको कोई कह भी रहा है तो वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, और जब तक कॉपी चेक नहीं होती तब तक अपनी गलती पता नहीं चलती। इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए और उससे पढ़िए। पहली बात तो मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए मैं जेन्युइन चीज़ कहती हूँ, क्या करने को आज मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ, जेईसी मेंस का बैच जो है स्टार्ट कर लूँ, और उसमें मुझे पता है जैसे ही स्टार्ट करूँगी तैसे बहुत सारे एडमिशन्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है अगर आपको आपकी उस पर प्रैक्टिस नहीं है, कमांड नहीं है, और मैं आपकी कॉपी रोज चेक कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं बेवकूफ़ नहीं बनाती। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को कर लीजिए, उसको बुक खरीदिए बजाय फालतू में पैसे खर्च करने के। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक और चीज़ मैं देख रही हूँ आजकल ये ट्रेंड हो रहा है कि लोगों ने कोई एग्ज़ाम निकाले हैं नहीं, जबरदस्ती के अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, हमने यूपी पीजीटी निकाल लिया, हमने यूपी पीजीटी निकाल लिया। भाई पीजीटी निकालने की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2020-21। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँ, जो भी लोग इस प्रोपेगेंडा को देखकर कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं, आप लोगों के पास लिस्ट तो होगी कौन से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। भाई बहुत ज़्यादा तो यूपी पीजीटी में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए नहीं है। आप कम से कम लिस्ट निकाल के उस प्रोपेगेंडा की हवा तो निकालिए, देखिए तो सही कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो वाकई में सेलेक्ट हुए भी हैं या नहीं हुए, तब कहीं जाकर आप लोग जो है वहाँ पर वो देखें। नहीं तो मैं आप लोगों से बार बार ये कहती हूँ कि आप लोग जो हैं, आप जो भी लोग कोचिंग के लिए पैसे जो है वो नहीं खर्च कर सकते, बहुत अच्छी किताबें खरीदिए। किताबें कोचिंग से कम पैसों की आती हैं, किताबें खरीदिए। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे बढ़िया मटेरियल दिया जा रहा है, उसको अपना मार्गदर्शन मानते हुए उससे अपनी नोट्स बनाइए और करिए। नहीं तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि सस्ता खरीद लें, इससे ले लें, उससे ले लें, और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे कर लें, आप फंसेंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए मेरा इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, मगर मुझे एक सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है जब लोग मेरे यहाँ पर आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हमें उस ऑनलाइन पे हम भरोसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि और लोग हमें लूटते हैं। तो भाई मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हर कोई एक इंसान एक सा नहीं होता है। आपको मैं लिस्ट चेक करने को इसलिए कह रही हूँ, आपको मेरा नाम भी दिख जाएगा उसमें, और जो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उनका नाम नहीं दिखेगा उसमें। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना सोच समझ के, इतने समझदार हैं, क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है आप खुद जानते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ ये कहती हूँ, रेडीमेड नोट्स पे यकीन मत करिए, अपने जो है चीज़ें अपने आप करिए, अच्छी किताबें खरीदिए, कंटेंट बहुत है आपके पास तो आप उससे कम से कम यूज़ तो करिए खुद उस चीज़ को। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था, बाकी बार बार बीच में मैं ये सब फालतू की बातें बोलती नहीं हूँ, तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को एक ही बार में मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रोपेगेंडा से मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पे किसी ने सिलेक्शन लिया है तो ठोक के सीना ठोक के बोलो, दिखाओ कि हाँ जी हमने यहाँ सिलेक्शन लिया है और हम यहाँ पे सिलेक्ट हुए। फालतू में प्रोपेगेंडा करने के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत कहिए कि हमने 3 बार ये निकाला और 2 बार वो निकाला, ये मत कहिए, झूठ गलत बात है। देखिए ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द बेटर चॉइस बताने के लिए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या नॉन लिविंग थिंग विच यूज करते हैं, तो यहाँ पर रूल नंबर 21 में मैंने मतलब 21 से शुरू करे हैं। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर ह्यूमन बींग्स बता रहे हैं तो हु ही यूज होगा, नहीं। अगर बात चॉइस है, जैसे मैंने कहा हु इज योर फादर इन द क्राउड, इन द क्राउड का मतलब होता है कि ग्रुप के बीच में, तो हु इज योर फादर इन द क्राउड, तो हु नहीं बोलेंगे, विच इज योर फादर इन द क्राउड। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चॉइस पूछी जा रही, भाई ये हैं ये हैं ये हैं, कौन से हैं तुम्हारे फादर, तो विच का यूज किया जाता है। अब चलिए स्लाइड नंबर रूल नंबर 22 पे चलते हैं। रूल नंबर 22 के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी प्रिफर दिख रहा है या प्रेफरेबल दिख रहा है, प्रेफर या प्रेफरेबल का मतलब होता है किसी चीज को वरीयता देना। प्रेफर या प्रेफरेबल दिख रहा है तो आपको यहाँ पर प्रेफर या प्रेफरेबल जो है इनके बाद टू यूज होता है कंपैरिजन के लिए, और टू प्रेपोजिशन है, टू यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे वॉकिंग इज प्रेफरेबल
to jogging. Yeah, I prefer walking to jogging. Walking is preferable to jogging. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी प्रेफर या प्रेफरेबल दिख रहा है तो उसके बाद आपको जो प्रेपोजिशन लेना है वो लिया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा. तो ये है आपका रूल नंबर 22. चलो जी आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 23. देखिए, नन क्या होता है? नन को अगर हम तोड़ें तो नो प्लस वन होता है. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, नन में क्या छिपा होता है? वन. अगर तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बारे में बताना हो, अगर तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बारे में बताना हो तो नन यूज करते हैं, और नन के बाद वर्ब सिंगुलर यूज होता है. नन ऑफ द participants has come yet. None of the participants has come yet कि भाई कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो अभी तक नहीं आया है. तो none of the participants has come yet. अगर मान लो अब आप इधर neither of the participants भी तो कर सकते हैं. तो यहाँ पर दे रखा होता है कि there were two participants but neither of the participants has come yet. तो neither और either अगर लगाना होता है तो संख्या दी रहती है, और अगर नहीं संख्या दे रखी है तो हम ये मान लेते हैं कि संख्या तीन या तीन से ज़्यादा ही है. और जब संख्या तीन या तीन से ज़्यादा होती है तो कोई एक भी नहीं के सेंस में हम यूज़ करते हैं नन. तो नन जो है, नन मतलब नो वन, और उसमें जो है उसमें नो वन जो है उसमें छिपा रहता है, वन होता है. वन होने की वजह से ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल, लेकिन नन की वजह से वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. तो आप ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए. रूल नंबर 23 सारे एक बार दोबारा से भी दिखा दूंगी तो परेशान ना हो. रूल नंबर 24, ऑल. ऑल के बाद या तो नाउन अनकाउंटेबल आता है या इसके बाद आता है नाउन प्लूरल काउंटेबल. जैसे ऑल इज all the sugar is wasted. All the animals are hungry. तो ये मत सोचिएगा कि अगर all जो है वो सिर्फ उसके बाद प्लूरल ही आता है. all के बाद सिंगुलर भी आता है, और all के बाद सिंगुलर नहीं, ऑल के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है, और जहां भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहां वर्ब हमेशा कैसा लगेगा? सिंगुलर. और या ऑल के बाद आता है प्लूरल नाउन और वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल. तो ऑल द शुगर इज वेस्टेड, ऑल द एनिमल्स आर हंग्री. तो यहाँ पर ये देखिए वर्ब, और यहाँ पर ये नाउन का भी सेंस जो है वो देख लीजिए. तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 24. नाउ रूल नंबर 25. ये मेरे पास क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्वेश्चंस देखती हूँ और फिर मैं आपको रूल बताती चलती हूँ. देखिए, अब हम डिफरेंट मे बताती हूँ मैं आपको, और मे और पर्पस के बारे में बताती हूँ कि मे कहाँ यूज होता है. अगर हम यहाँ पर बोलते हैं वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो जहां पर भी हमें पर्पस बताना पड़ता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पर्पस बताने के लिए मे का यूज किया जाता है.
अब मे जो है वो पर्पस बताने के लिए, संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो मे का माइट जो है वो एक अलग मॉडल भी है, लेकिन मे का जो पास्ट टेंस फॉर्म है दैट इज ऑल्सो, मे का पास्ट टेंस भी क्या है, दैट इज माइट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शी आस्क्ड मी she blessed me that God might God might bless me, God might bless me। She wished me that God might bless me, या यहाँ पर अब यहाँ पर ये may God bless you होता है तो उसे उल्टा लिख देते हैं God might bless, she blessed me that God might bless me। यहाँ पे सब्जेक्ट माइट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। शी विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, या गॉड जो भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चूंकि ये जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पर भी हमारा मे की सेकंड फॉर्म के रूप में माइट का यूज किया जाता है। अगर हमारा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो मे अपने आप बदलकर माइट में यूज किया जाता है। पर्पस बताने के लिए हम मे को यूज करते हैं कहाँ पर, हम क्यों खाते हैं, ये ना एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो जाता है। ही has been working hard so that he may save some money for future। तो भाई जहाँ पर भी पर्पस बताया जाता है वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। इन सम मतलब जब भी हमारा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होता है तो हम उसको मे को नहीं लिख सकते हैं, मे की जगह हम माइट कर देते हैं। हाँ, मे हैव, माइट हैव एक ही रूप में यूज किया जाता है जब पॉसिबिलिटी बताई जाती है, किसी चीज के होने की संभावना बताई जाती है, तो हम मे हैव या माइट हैव पास्ट टेंस के रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 25। और अब हमारा रूल नंबर 26 देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो है रूल नंबर, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन हु एंड हु। एक ये हु एंड हुम के अंत में अंतर ये समझिए कि हु और हुम जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तो हम आइडेंटिफाई कहाँ करें कि कहाँ हु लगाना है, कहाँ हुम लगाना है। देखिए हु जो है ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट, दैट इज जब सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब से शुरू हो तो आपको क्या लगाना है, हु। ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन प्रोनाउन से शुरू हो तो आपको क्या लगाना है, whom। जैसे दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर। ये है वो लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी थी, हु ब्रोक द चेयर। तो ये देखिए ये वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए हु लगाया। देखिए दिस इज द क्लर्क, ये है वो क्लर्क जिससे हम कल मिले थे। दिस इज द क्लर्क whom we met yesterday। तो चूंकि ये जो है ये नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमने लगाई है भाई ये वही क्लर्क है जिनसे हम कल मिले। तो ये जो है whom we met yesterday, तो चूंकि ये नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो whom लगाया, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर who का प्रयोग करा। तो आप एक चीज ये देखिए कि who और whom को यूज कैसे किया जाता है। who और whom को यूज किया जाता है, who works as a subject and whom works as an object। अच्छा इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि ये जो है इज लगा है तो यहाँ पर ये आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं ये वो लड़का है जिसने चेयर तोड़ी।
यही वो क्लर्क हैं जिनसे हम कल मिले। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट में है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका किस में है, पास्ट टेंस में। जैसे दिस इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी, और ये जो है इस तरीके के सेंटेंस, दिस ये द बॉय हु केम हियर इज माय ब्रदर। तो प्रिंसिपल क्लॉज बिल्कुल जो है वो प्रेजेंट में हो सकता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट में हो सकता है, क्योंकि हम दो अलग अलग बातों को कर रहे हैं। बस आपको बेसिकली ना इनमें छांटने में बड़ी परेशानी होती है, हु कहाँ लगाएं, हुम कहाँ लगाएं। तो याद रखिएगा, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हु लगाना है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो हुम का यूज करना है। तो दिस इज हु एंड यूज ऑफ हु एंड हुम। अब जरा 1 मिनट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल वी कुड फाइंड फ्रॉम हिज नेबर्स आर दैट ही हैज अ जॉब इन द कॉम्पिटिशन। देखिए, ऑल वी कुड फाइंड फ्रॉम हिज, ऑल वी कुड फाइंड यानी कि किसी इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। अब अगर इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, कोई जानकारी की बात की जा रही है, तो वो अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो ऑल वी कुड फाइंड फ्रॉम हिज नेबर्स इज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑल अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के पहले यूज होता है। यहाँ बात इंफॉर्मेशन की जा रही है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। नेक्स्ट है, नन ऑफ द रूम्स आर अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेशन एट प्रेजेंट। नन ऑफ द रूम, नन ऑफ द रूम्स है भाई, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। ऑफ के बाद नाउन जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नन जो है उसमें नो वन, सब्जेक्ट के रूप में वन छिपा रहता है, इसीलिए वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो नन ऑफ द रूम्स इज अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेशन। Drawing water from the well is preferable than depending on the erratic tap water supply। कि भाई पानी कुएं से खींचना ज़्यादा प्रेफरेबल है बल जबकि टैप वाटर के मुकाबले। तो प्रेफरेबल के बाद आपको मैंने अभी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। मे आई नो whom you wish to see now। मे आई नो, अब आप ये देखिए, मे आई नो, यू विश टू सी नाउ, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यू विश टू सी नाउ। देखिए, मे आई नो, यू विश टू, यू वॉन्ट टू सी नाउ या यू विश टू सी नाउ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी गलती नहीं है। whom you wish to see now, कि यहाँ पर एक जगह हु लगा रखा था, लेकिन ये हु का यू नहीं है, क्योंकि जब सेंटेंस में आई नो वगैरह होता है तो उसका पार्ट चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मे आई नो whom you wish to see now, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसका जवाब भी देंगे तो आप ये जवाब देंगे whom you wish to see now, तो जो जवाब देने वाला वो बोलेगा आई विश टू सी। तो वो जब ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज कर रहा है, तो whom जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही जवाब दे रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, दैट्स नो एरर। Sumitra appealed to the managing committee that she may be allowed to join the volunteer force। अब आप यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी, सुमित्रा ने मैनेजिंग कमिटी से अपील की है दैट शी मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स, कि उसे वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, अनुमति देने के लिए मे या माइट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि ये पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस है तो यहाँ मे नहीं आएगा, मे के पास्ट टेंस के रूप में आप यहाँ पर लगा देंगे माइट का यूज जो है वो किया जाएगा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बीइंग अ शॉर्ट वेकेशन वनिता हैड टू रिटर्न विदाउट विजिटिंग मेनी ऑफ द प्लेसेस। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि रूल नंबर 27 पे चलते हैं। 27 पे बात करते हैं ये बीइंग के बारे में। अगर बीइंग जो है, बीइंग आ रहा है, बीइंग एज अ पार्टिसिपल यूज होता है। बीइंग एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अभी याद रखिएगा कि बीइंग जो है जब एक पार्टिसिपल के रूप में काम करता है तो उसका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, जैसे बीइंग
an honest boy, he is respected everywhere. अब आप ये देखिए, इस पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है वो बीइंग है. ही बीइंग एन ऑनेस्ट बॉय इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि बीइंग संडे वी डिड नॉट गो एनीवेयर, तो इस पार्टिसिपल को अगर आप ये सब्जेक्ट देंगे, वी बीइंग संडे, कि हम संडे थे तो कहीं नहीं गए, तो इसे कहते हैं मिसमैच्ड पार्टिसिपल. जब इसीलिए इसके आगे हम लगा देते हैं इट. तो जब पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं हो तो बीइंग के पहले इट तब लगाते हैं जब डे, सीजन, मंथ एटसेट्रा दिया हो. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिसमैच्ड पार्टिसिपल हो जाएगा. अब इट बीइंग संडे कर देंगे तो वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो अब इसी रूल को ध्यान में रखते हुए जरा क्वेश्चन देखिए. बीइंग अ शॉर्ट वेकेशन, तो अगर आप इसके यहाँ पे लगाएंगे, अगर इसका सब्जेक्ट इसे माने तो वनीता बीइंग अ शॉर्ट वेकेशन, वनीता एक छोटी सी छुट्टी थी इसीलिए उसको जल्दी लौट के आना पड़ा. तो इसका मतलब ये मिसमैच्ड पर है, तो मिसमैच्ड है तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट बीइंग अ शॉर्ट वेकेशन. तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं. An uncle of mine who is a lawyer gave me a useful advice when I went to see him 3 weeks ago. अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. An uncle of mine, सही है, मेरे एक अंकल, who is a lawyer gave me a useful advice. तो चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं. रूल नंबर 28 होगा ये हमारा. देखिए, एडवाइस, न्यूज, चॉकलेट, सोप, फर्नीचर, ज्वेलरी एटसेट्रा, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए इनके पहले a piece of, 2 pieces of एटसेट्रा लगा देते हैं. अगर नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत है. He gave me a news, ये बिल्कुल गलत है. He gave me a piece of news. I have an important piece of work. तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, चॉकलेट भी अनकाउंटेबल नाउन है. क्यों? क्योंकि चॉकलेट का आप लोग केवल चॉकलेट बार के रूप में समझते हैं अगर, तो अनकाउंटेबल इसीलिए है क्योंकि बार काउंट कर सकते हैं, बॉटल काउंट कर सकते हैं, पाउडर के डब्बे काउंट कर सकते हैं, मगर चॉकलेट को काउंट नहीं कर सकते. सोप भी अनकाउंटेबल है, तो बार ऑफ सोप, बॉटल ऑफ सोप एंड पीसेस ऑफ सोप करके यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. और इन नाउन्स को अगर हमें काउंटेबल बनाना है, सिंगुलर रखना है या प्लूरल रखना है, तो पीस ऑफ या पीसेस ऑफ करके इन्हें काउंटेबल बनाया जाता है. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, एन अंकल ऑफ माइन हु इज अ लॉयर गेव मी अ यूजफुल एडवाइस, नहीं गेव मी अ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस, क्योंकि जो एडवाइस है दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन.
old man in the crowd warned Julius Caesar from the danger of death. तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि देखिए, किसी भी खतरे से सावधान करने के लिए, किसी भी खतरे से सावधान करने के लिए अगेंस्ट द डेंजर यूज किया जाता है। अगेंस्ट द डेंजर यूज करते हैं। He warned him against the crowd. He warned him against the death. He warned him against the, जो भी against the danger, कोई भी जो खतरा है, warning अगर word आ रहा है तो against the danger यूज किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, an old man in the crowd warned Julius Caesar against the danger of death. तो मृत्यु के खतरे या किसी भी प्रकार के खतरे से अगर चेतावनी दी जाती है तो वहां पर हम जो प्रेपोजिशन करेक्ट यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन होता है अगेंस्ट। इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज टू लेट। अब आप इस वाले सेंटेंस को, हालांकि क्योंकि ये रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है टाइप 3 कंडीशनर, अगर जिसमें हम किसी बात पर अफसोस करते हैं कि पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर किन्हीं कारणवश हो नहीं पाया। तो इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे, तो यहाँ पर कभी भी विल नहीं आता। वैसे भी पहली बात है पास्ट टेंस में बात की जा रही है तो यहाँ पर हम वुड हैव का यूज किया करेंगे। ठीक है, और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, नेवर आई हैव लिसन टू सच ब्यूटिफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। तो इसके बारे में समझिए, ये आज का रूल नंबर 30 है कि अगर सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है जैसे हार्डली, नेवर, स्कार्सली एटसेट्रा, तो इन्वर्जन यूज होता है। दैट इज एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका एक साधारण सा रीजन ये है कि एडवर्ब कभी भी सीधा सीधा नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आ सकता, इसीलिए वो बीच में हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अगर सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे हार्डली हैड आई एंटर्ड, आई हैड हार्डली एंटर्ड कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर हार्डली से स्टार्ट करोगे तो हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। नेवर हैव आई हर्ड, तो नेवर हैव आई आएगा क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है और उसके बाद इन्वर्जन का यूज किया जाता है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, इसीलिए अगर करता है तो पूरे सेंटेंस को करता है। फॉर्चुनेटली वी ऑल एस्केप्ड, तो ये वी ऑल एस्केप्ड को फॉर्चुनेटली ने मॉडिफाई करा है, सिर्फ वी को नहीं करा है। तो इसीलिए जब भी कभी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां पर हमें इन्वर्जन का यूज करना होता है। तो आज का ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये देखिए, ये एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लीजिए, तो ये हो जाएगा नेवर हैव आई लिसन टू सच ब्यूटिफुल म्यूजिक। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए हों। एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को सारा जो है पीछे से ये गया सारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। अभी मैं चल तो रही थी कि आपको सारे एक बार पॉइंट्स जो एक साथ दिखा दूं। अब पता नहीं क्या टेक्निकल एरर हुई कि सारा का सारा जो डेटा था वो उड़ गया। हालांकि आपके पास वीडियो में ये है और आप, मैं बीच में से हट भी जाती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और रोक के देख सकते हैं। अब पता नहीं कुछ ना कुछ कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाती है, तो जितना भी मैंने लिखा था सारा वो उड़ गया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यूड है और इसको जो है पूरे 100 रूल्स आप लोगों को मैं बताऊंगी, जिससे कि आप लोग अपने अच्छे से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। और मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ें लाऊंगी जो आपको चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, वही मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी। जैसे अभी गोल्डन रूल्स करा रही हूँ, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो फिलअप्स हैं जिसमें एक से दिखते हुए फिलअप्स हैं उनको कैसे सॉल्व करें, तो वो कैप बेस्ड है या होमोनिम्स होमोफोन्स संबंधित, तो जो भी चीज़ें मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं वो मैं लाती रहूँगी और इसी तरीके से आप लोगों की मदद करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।